नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। और पहली खबर, अतीक अशरफ मर्डर को लेकर एसआईटी का गठन कर दिया गया है। बता रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। अशरफ अहमद की हत्या के बाद एसआईटी टीम गठित कर दी गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है। जिस समय अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी तो उनको जो है वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके बाद आपको बताएं कि उसके बाद एसआईटी की जो गठन टीम है उस टीम को गठित कर दिया गया है। उसमें 3 आईपीएस अफसरों को की मौजूदगी में टीम गठित की गई है। एसआईटी की जांच जिम्मेदारी राज्य के 3 सीनियर अधिकारियों को सौंपी गई है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में एक और बड़ा फैसला किया गया है। इसके हत्याकांड के विस्तृत जांच के लिए 3 सदस्य एसआईटी की गठन किया गया है। इसके गठन में पुलिस कमिश्नर ने किया गया है। एसआईटी जांच के नेतृत्व में डीसीपी क्राइम करेंगे। इसके अलावा एसीपी सत्येंद्र तिवारी और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश सिंह भी 3 सदस्य टीम में रखा गया है। हालांकि इससे पहले रविवार को न्याय जांच के लिए आयोग गठन किया गया था। अधिकारियों ने जानकारी के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरविंद कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व की अध्यक्षता में पूर्व पुलिस महानिदेशक सुवेश कुमार सिंह और सेवानिवृत्त जनपद न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सोनी को 72 सदस्य आयोग में शामिल करते हुए 3 सदस्य आयोग की गठन किया गया है। आयोग के मामले की जांच के बाद 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। राज्य के गृह विभाग की जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत आयोग का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद और अशरफ और की सनसनीखेज हत्या में उच्च स्तर जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही यह भी कहा गया है इसमें 3 सदस्य न्याय जांच आयोग का गठन के मामले में जांच कराई जाएगी। विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने अहमद और अशरफ की हत्या की जांच के लिए 3 सदस्य न्यायिक आयोग को गठन किया गया है। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या करने के बाद तुरंत ही जो है उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन में आई है। बता दें कि जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या कराई गई थी उसे मेडिकल कराने के लिए पुलिस हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। जब भी उसके बाद 3 बदमाश आते, बदमाशों ने जो है तुरंत अतीक अहमद को 8 गोली मारी, लेकिन अशरफ को 5 गोली मारी। मौके पर दोनों भाइयों की मौत हो जाती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आनन फानन में आकर सभी अधिकारियों के साथ में बैठक की। कैमरामैन निक्की के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। अतीक अशरफ हत्याकांड के 3 आरोपियों को प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किया गया है। बता रहे हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह। देखिए, अतीक और अशरफ के हत्यारों को प्रतापगढ़ जेल लाया गया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि हम करें जिला कारागार में लगभग 2:30 बजे इन तीनों को लाया गया है। और अभी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि प्रशासन तक को इस मामले को पूरी तरीके से कोई खबर नहीं थी। जो प्रतापगढ़ का जिला प्रशासन है उनको कोई पूरा इस मामले की पूरी तरीके से कोई जानकारी नहीं थी। आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि तीनों का अभी थोड़ी देर मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कराए जाने के बाद इनको एक बैरक का अलॉटमेंट किया जाएगा जो जेल के हमारे सूत्र है। ये बता रहे हैं सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया वाइज, प्रताप। शाइस्ता परवीन ने पूरी यूपी पुलिस को हिला के रख दिया है। शाइस्ता परवीन अभी भी फरार है। पुलिस उसे खोजने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। बता रहे हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। शाइस्ता परवीन, यह वो नाम है जिसने यूपी पुलिस की टीम को हिला के रख दिया है। अतीक अहमद से लेकर अशद अहमद से लेकर अशरफ अहमद तक पिछले 3 दिनों में सभी के सभी मिट्टी में मिलकर खाक हो चुके हैं। वहीं यूपी पुलिस अब भी अपने हाथ मलती हुई दिख रही है। आपको बता दें, खबरें लगातार चल रही थी कि शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल हो सकती है। इसके बाद खबरें चली कि अतीक अहमद के जनाजे में भी शाइस्ता शामिल हो सकती है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा मौजूद रही, लेकिन शाइस्ता अब भी फरार है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर शाइस्ता पर 50,000 का इनाम घोषित करने के बावजूद शाइस्ता कहां फरार है, उसके साथ किन लोगों के नाम जुड़े हुए हैं, किन लोगों के उसको समर्थन हासिल है। कैमरा पर्सन निकांत के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिनों दिन जनता के बीच लोकप्रिय होते जा रहे हैं और इसी लोकप्रियता के चलते उनकी सुरक्षा आने वाले दिनों में मजबूत होने वाली है। बता रहे हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सुरक्षा घेरा और कड़ा होता हुआ नजर आएगा। ये कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस के जो सूत्र हैं, उनकी जो खबरें हैं, उसके आधार पर इनपुट जो मिला है, उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो सुरक्षा घेरा उसको और कड़ा करने का निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से बोल्ड निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर ले रहे हैं, चाहे राज्य में जबरन धर्मांतरण पर कानून बनाने की बात हो, या यूसीसी के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन करना हो, या फिर नकल माफियाओं की कमर तोड़ना हो, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार असामाजिक तत्वों के नजरों पर यहाँ पर बने हुए हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के टॉप 100 में से पावरफुल लोगों में शुमार हुए हैं, तो सीधे तौर पर सभी की निगाह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर है। ऐसे में सुरक्षा का घेरा कड़ा होगा। उनसे जो मिलने वाले लोग होंगे उनका पहले वेरिफिकेशन यहाँ पर होगा, पहले उनकी सघन चेकिंग होगी, उसके बाद उन्हें मिलने दिया जाएगा।
सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी मुख्यमंत्री का सुरक्षा घेरा और कड़ा होगा ताकि किसी भी प्रकार से मुख्यमंत्री की जान पे कोई खतरा ना आए। कैमरामैन हसनाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीबीआई और ईडी हिरासत दोनों बढ़ा दी गई हैं, बता रहे हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले में 27 अप्रैल तक हिरासत बढ़ाई, तो वहीं ईडी वाले मामले में 29 अप्रैल तक हिरासत बढ़ा दी गई है। वहीं आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को 9 घंटे की लगातार पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद लगातार मनीष सिसोदिया की तरफ से कोर्ट में दलीलें दी जा रही है। इनके वकील की तरफ से दलीलें दी जा रही है कि मनीष सिसोदिया को परेशान किया जा रहा है। ईडी के अफसर उनसे सवाल जवाब सही से नहीं करते, आधे घंटे सवाल करते हैं, उसके बाद लंच करने चले जाते हैं। यह एक तरीके से मनीष सिसोदिया को परेशान करने की नीति है और आम आदमी पार्टी को भंग करने की नीति है। कैमरा पर्सन निकांत के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। दिल्ली विधानसभा में सीबीआई और ईडी के मुद्दे को लेकर जमकर बवाल कटा, बता रही हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा सत्र बुलाया गया है और ये विशेष सत्र मुख्यमंत्री के कहने पर बुलाया गया है। दरअसल इस सत्र की परमिशन उपराज्यपाल ने नहीं दी थी, लेकिन उसके बाद भी ये सत्र बुलाया गया है। वहीं इस सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे हुई। इस बात पे चर्चा करते हुए हुई कि आखिरकार राज्यपाल ने क्यों सत्र की परमिशन नहीं दी, जबकि सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि इस तरीके से राज्यपाल को सत्र की परमिशन ना देना ये गैर कानूनी है। और इसके बाद जब उन्होंने ये जानते हुए कि सीबीआई के दफ्तर में अरविंद केजरीवाल मौजूद है, उन्होंने पत्र लिखा और पत्र लिखकर कई सवाल उनसे पूछे गए और जब इसका जवाब नहीं दिया गया तो उन्होंने मीडिया को भेज दिया ये पत्र, जो कि एक सत्र से लीक माना जा रहा है। वही बता दें कि बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है कि ये कौन सा विधानसभा सत्र है जो कि बुलाया गया है, ये गैर कानून विशेष सत्र है जो कि बुलाया गया है। और इसी संदर्भ में जो कि इस अध्यक्षता कर रही है राखी, उन्होंने कहा है कि नियम 17(2) के तहत जो है ये सत्र बुलाया गया है और ये सत्र चलेगा, जबकि ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। वही सौरभ ने कहा है कि इस तरीके से किसी भी सत्र को नए बुलाए जाने की या बुलाए जाने की परमिशन कोई प्रधानमंत्री नहीं देता है, कोई राज्यपाल नहीं देता, ये खुद विधानसभा का अधिकार है और ये अधिकार हम बना के रहेंगे। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। उधर कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। कांग्रेस के कई पूर्व सांसद कर्नाटक दौरे पर हैं और वहां जाकर उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, बता रहे हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। कर्नाटक विधानसभा 2023 को लेकर के राहुल गांधी ने कमर कस ली है, जिसको लेकर के आज सोमवार को राहुल गांधी ने एक रैली को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, साथ ही बीजेपी और आरएसएस को लेकर के भी उन्होंने कई बातें कही हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी और आरएसएस के लोग लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैला रही है। राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर लोगों से ये भी वादा किया कि राज्य में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो पहले दिन ही किए गए वादों को पूरा करेगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने सीएम कौन होगा इसका खुलासा नहीं किया। जानना जरूरी है कि कर्नाटक कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया के बीच सीएम बनने को लेकर के होड़ मची हुई है। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आरक्षण में 50% कैप को हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के पीएम ओबीसी का भला नहीं चाहते हैं। 2011 में यूपीए सरकार के दौरान जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन मोदी सरकार ने इस जनगणना की रिपोर्ट को जारी नहीं किया। जनगणना की ये रिपोर्ट सबके सामने आनी चाहिए। उन्होंने लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि इस कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 150 सीट कांग्रेस पार्टी को दीजिए। हमें 40% वाली सरकार को हटाना है और 40% कमीशन वालों को 40 सीट ही देनी है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की इस बार 2023 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए और विपक्ष को लेकर के उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। उधर झारखंड के अंदर सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और युवा सड़कों पर हैं। एक बार फिर से 60-40 नियोजन नीति को लेकर छात्रों ने सचिवालय का, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, बता रहे हमारे सहयोगी राकेश।
वैसे तो झारखंड में आंदोलन होते रहे हैं और जिस तरीके से नियोजन नीति को लेकर फिर से एक बार छात्रों का आंदोलन तेज होता जा रहा है, वैसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। खासकर सरकार ने जिस तरीके से इस बार 60 और 40 के प्रतिशत के आधार पे कहीं ना कहीं नियोजन नीति को लागू करने की पहल की है, इसके बाद से छात्रों में जो आक्रोश देखा जा रहा है उसका खामियाजा आने वाले समय में सरकार और तमाम राजनीतिक दलों को भुगतना भी पड़ सकता है। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पटियाला हाउस कोर्ट में आज दिल्ली में पेशी हुई, बता रही हमारी सहयोगी जूही। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जो है आज पुलिस जो है बठिंडा से लेकर दिल्ली आई, जहां राजस्थान के एक मामले को लेकर आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी पेश हुई। आपको बता दें कि पिछले 12 सालों से जो है लॉरेंस 36 आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है, जिसमें से 21 मामलों में उस पर लगातार कार्रवाई जारी है। हालांकि 9 मामलों में उसे बरी कर दिया। आपको बता दें कि 4 मामले केवल राजस्थान के, उसके खिलाफ राजस्थान के अलावा दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और कई अन्य जगहों पर जो है 36 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जयपुर पुलिस ने 10 सितंबर 2021 को बिश्नोई पर जबरन वसूली और धमकी जारी करने का मामला दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक बिश्नोई ने अप्रैल 2010 में अपराध की दुनिया में अपना कदम रखा था। तब उसके खिलाफ चंडीगढ़ और मोहाली पुलिस ने हत्या की कोशिश, फायर आर्म रखने और चोट पहुंचाने के 3 आपराधिक मामले दर्ज किए थे। अप्रैल 2010 में चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से दर्ज 2 मामलों में उसे बरी कर दिया गया था, जबकि अक्टूबर 2010 में मोहाली पुलिस ने तीसरे मामले में उसे दोषी ठहराया था। इसके अलावा पंजाब में बिश्नोई के खिलाफ 17 आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें से उसके गृह जिले फाजिल्का में 6, मोहाली में 7, फरीदकोट में 2 और अमृतसर और मुक्तसर में 1-1 मामला दर्ज है। आपको बता दें कि FBI की मदद से दिल्ली पुलिस ने गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के खास दीपक बॉक्सर को मैक्सिको से धर दबोचा था। वह दिल्ली के सिविल लांस के एक बिल्डर की हत्या सहित कई आपराधिक मामलों में जो है वो शामिल था। उसके ऊपर 3 लाख रुपए के इनाम भी घोषित थे। पुलिस काफी लंबे समय से इसकी तलाश कर रही थी। कैमरामैन के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। उधर यूपी के रायबरेली में निकाय चुनाव से पहले नामांकन के आखिरी दिन लागू धारा 144 का उल्लंघन किया गया, बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। निकाय चुनाव के प्रथम चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन रहा और आखिरी दिन दिग्गजों ने नामांकन किया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो या कांग्रेस, इनके उम्मीदवारों के द्वारा आज नामांकन किया गया। मुख्यालय की बात करें तो रायबरेली मुख्यालय में आज जो है नामांकन के दौरान धारा 144 की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान प्रत्याशियों के द्वारा भारी संख्या में ढोल नगाड़े के साथ में नामांकन जहां करना था वहां तक आए लोग और इस दौरान धारा 144 की जो गाइडलाइन थी उसकी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आपको बता दें कि नगर पालिका रायबरेली में जहां भारतीय जनता पार्टी ने शालिनी कनौजिया को दावेदारी दी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से पारसनाथ उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं कांग्रेस ने शत्रुघ्न सोनकर पर दांव खेला है। तो इस दौरान देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, यहाँ इनकी दावेदारी देखी जाए तो यहाँ सदर विधायक अदिति सिंह है भारतीय जनता पार्टी से, वो भी मौजूद रही और यहाँ के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह वो भी मौजूद रहे। और जो सबसे बड़ी बात रही कि प्रभारी मंत्री जो रायबरेली की हैं प्रतिभा शुक्ला, वो भी इस दौरान देखी गई। तो इस तरह से भारी तादाद में लोगों का हुजूम देखा गया। और वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो दावेदार पारसनाथ हैं, उनकी तरफ से जहां जिला अध्यक्ष की बात कर लें या पूर्व कैबिनेट मंत्री और ऊंचाहार के विधायक जो मनोज पांडे हैं, वो भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की दावेदारी शत्रुघ्न सोनकर ने की है और उनके साथ भी भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। लेकिन आपको बता दें जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी के दौरान एक तरह से देखी जाए तो यहाँ की जो प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और वहीं सदर विधायक अदिति सिंह एक मंच पर दिखी और तीनों लोगों ने ये दावा किया है कि इस बार नगर पालिका में कमल खिलाया जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी
के पूर्व कैबिनेट मंत्री व वर्तमान ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे ने भी दावा ठोका है कि नगर पालिका में इस बार समाजवादी पार्टी की उम्मीदवारी होगी और दावेदारी उन्होंने करते हुए कहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी की झोली में यहां की सीट जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के द्वारा भी ये ताल ठोकी जा रही और उनका दावा है कि सोनिया गांधी के हाथों को मजबूत करते हुए यहां की पार्टी विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए कांग्रेस को जिताएगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किसकी दावेदारी मजबूत होगी और किसके सर ताज होगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। उधर जौनपुर में बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के खिलाफ नामांकन कर दिया। बता रहे हमारे सहयोगी विवेक कुमार, देखिए। जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने ही पार्टी के खिलाफ नामांकन कर मैदान में उतर गए हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जौनपुर में पहला चरण में जो है मतदान होना है, 4 मई को मतदान है। तो वहीं आज नामांकन का आखिरी दिन था। वहीं बीजेपी से टिकट ना पाने पर जो है तमाम बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता जो है बीजेपी के ही खिलाफ नामांकन व पर्चा दाखिला किया है। तो वहीं शाहगंज वार्ड संख्या 8 से भाजयुमो के महामंत्री धीरज पाटिल ने भाजपा के ही खिलाफ नामांकन कर जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो है मैदान में उतरे हैं और लोगों के बीच पहुंच भाजपा के पक्ष में वोट न मांगने के अलावा अपने ही पक्ष में वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। उधर यूपी की सीतापुर नगरपालिका सीट दिन ब दिन हाई प्रोफाइल होती जा रही है। बता रहे हमारे सहयोगी मोहित मिश्रा। नगरपालिका की सीट हाई प्रोफाइल होती जा रही है। आपको बता दें कि सीतापुर में पूर्व विधायक की पुत्रवधू ने आज नामांकन किया है। साथ ही पूर्व विधायक जो हैं यहाँ पे उनकी पत्नी ने भी नामांकन किया है। आपको बता दें उनको सपा से प्रत्याशी बनाया गया। सपा सूत्र कहते हैं कि दोनों प्रत्याशियों को सपा ने अपना सिंबल दे दिया है। फिलहाल आप देखते हैं कि कौन इस सिंबल पे चुनाव लड़ेगा और किसका पर्चा खारिज होगा। और दूसरी तरफ बात करें कि सत्ताधारी पार्टी की, तो भाजपा ने सीतापुर से जो है नेहा अवस्थी को अपना प्रत्याशी बनाया। नेहा अवस्थी यहाँ पे जो पूर्व उपाध्यक्ष थे जिला पंचायत के मुनिंद्र अवस्थी, उनकी पुत्रवधू हैं। भाजपा ने उन पर भरोसा जताया है। साथ ही भाजपा से बगावत करके जो है, क्योंकि महिला सीट थी, भाजपा से बगावत करके यहाँ पे पूनम मिश्रा ने पर्चा भरा है। साथ ही बबीता गुप्ता ने भी पर्चा भरा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक ये है कि सीतापुर से जो सदर से विधायक हैं राकेश राठौर गुरु, उनकी भाभी सुमन ने भी आज नामांकन कर दिया गया। तो कुल मिलाकर सीतापुर की जो नगरपालिका की सीट है वो काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। आगे देखते हैं कि किस पाले में ये गेंद जाती है। मोहित मिश्रा, इंडिया वॉइस, सीतापुर। उधर बिहार की मोतिहारी में हुई जहरीली शराब से मौतों ने पूरे प्रदेश को हिला के रख दिया है। वहीं डीएम साहब पहुंचे अस्पतालों का निरीक्षण करने, मरीजों का हालचाल जानने। बता रहे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार, देखिए। जहरीली शराब से पीने के मामला में आज डीएम मोतिहारी सदर अस्पताल निरीक्षण करने पहुंचे, जहां सदर अस्पताल में मरीजों से भेंट करके जाने के क्रम में बताया कि वो तो पहले कुछ बोलने से इनकार कर रहा था। जब जबरदस्ती किया गया तो उन्होंने 22 की मौत की पुष्टि की। वहीं मैं आपको बता दूं कि पूर्वी चंपारण में शराब पीने से 32 लोगों की मौत हुई है, जहां प्रशासन को अभी जानकारी नहीं है। लेकिन सदर अस्पताल में अभी तक 30 से 35 लोग भर्ती है, जो मुजफ्फरपुर में 5-6-7 रेफर किया गया है। हर जगह, हर प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंटों की तांता लगी हुई है। वहीं बड़े बड़े नेता दौरा कर रहे हैं, मृतक के परिजनों से भी मिल रहे हैं। आज सदर अस्पताल में भी डीएम पहुंचे। आज पहली बार ने वो पुष्टि किया कि 22 लोगों की मौत हुई है। मोतिहारी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए आपने मोतिहारी के क्या है हाल। ये वही बिहार है जिसमें कुछ दिन पहले सारण में जहरीली शराब से सैकड़ों मौतें हुई थी, लेकिन बावजूद उसके सबक नहीं लिया गया और नतीजतन हालात वही हैं। एक के बाद एक मौतें लगातार होती जा रही हैं। चलिए बात संभल की कर लेते हैं, जहां पर जिला कृषि अधिकारी ने एक दुकान में संचालित नकली खाद फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बता रहे हमारे सहयोगी। हम आपको बताते चले कि पूरा मामला जनपद संभल के चंद्रोसी कोतवाली क्षेत्र के पथरा गांव का है। एक सूचना मिली थी कि किसी ने सूचना दी पुलिस के लिए कि यहाँ पर जो है नकली खाद बनाया जा रहा है और खाद लंबे समय से वो जो है दुकान पर खाद बेचा जा रहा है। तो इसी को लेकर के
कल पुलिस अधिकारी और मैं फोर्स के साथ पहुंचे और पहुंचने के बाद में देखा तो पता चला कि जिस दुकान में छापेमारी की गई उस दुकान में खाद बनाने के उपकरण सामान बरामद हुआ और जो मशीन है सिलाई मशीन वो भी वहां से पकड़ लिया गया है। मौके पुलिस और अधिकारी वहां पहुंचने के बाद में दुकान को सीज कर दिया गया है और ये पूछताछ की जा रही है कि कितने लंबे समय से वो लोग खाद बना रहे थे। जिस तरीका से खाद बनाने वाले केमिकल और कट्टे और जो मशीन है बनाने वाली वो भी पकड़ ली गई थी। मौके पर यहाँ के जो इंस्पेक्टर और सीओ मौके पर पहुंचने के बाद में जिस तरीके से सूचना मिली थी उसके मालिक के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की उससे पूछताछ भी की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल था कि जिस तरीका से किसानों के लिए किस तरीका से धंधाली की जा रही है, जो किसानों के लिए खाद मिलता है और वो खाद जो है नकली बनाकर जो है किसानों के लिए दिया जा रहा था। तो किसानों ने इसको लेकर शिकायत लंबे समय से मिल रही थी पुलिस के लिए, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल रहा था। जिस समय जाते थे तो दुकान बंद हो जाती थी और होने के बाद में उससे प्रकरण मिल नहीं पा रहा था। तो कल देर शाम रात्रि जब मौके पर पुलिस पहुंची, पहुंचने के बाद में उसे जो है जिस तरीका से पुलिस ने देखा और देखने के बाद में माल अपने कब्जे में लेकर के और उसके सैंपल भरकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरे सहयोगी प्रांश ठाकुर के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। उधर यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मारी। इसके बाद क्या हुआ बता रहे हैं राजू तिवारी। रायबरेली जिले में मार्ग दुर्घटनाओं का लगातार सिलसिला बदस्तूर जारी देखने को मिल रहा है और मार्ग दुर्घटनाओं में लोगों की जो मौत है वो लगभग आधे दर्जन से अधिक एक हफ्तों में देखने को मिल रही है। ताजा मामला रायबरेली जिले के 2 थाने में अलग अलग मार्ग दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें कि शिवगढ़ थाना क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर ही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसमें बैठी हुई 2 युवती तत्काल मौत हो गई और एक युवक जो चालक था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं आपको बता दें कि शिवगढ़ थाना क्षेत्र में एक अज्ञात ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार जा रहे 2 युवकों को टक्कर मार दिया, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया और एक युवक की तत्काल मौत हो गई और एक युवक अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। तो इस तरह से जिले में देखा जा रहा है कि जो मार्ग दुर्घटना है उसका दर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन अभी भी मौन बना हुआ है। पिछले आंकड़ों की बात करें तो पिछले आंकड़ों के अनुसार एक हफ्ते में लगभग आधा दर्जन मौतों का आंकड़ा निकलकर सामने आया था, लेकिन इस समय लगभग 1 दर्जन के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है और लोगों की मार्ग दुर्घटनाओं में मृत्यु दर बढ़ रही है। तो स्थानीय प्रशासन जो मौन है, इसकी मौन चुप्पी कब टूटेगी ये तो खैर आने वाला समय ही तय करेगा, लेकिन प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के द्वारा ऐसे लोगों पे कार्यवाही करने की आवश्यकता है जो सड़कों पर बिना लाइसेंसधारी ड्राइवर हैं वो फर्राटा भरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे ड्राइवरों पे कब कार्यवाही होगी ये समय ही तय करेगा और स्थानीय प्रशासन कब जागेगा ये समय बताएगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। सिद्धार्थनगर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर जनपदीय तस्करों को गिरफ्तार किया है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के ककरहवा के पास सलहतापुर गांव के पास मोहाना पुलिस ने 3 किलो 881 ग्राम चांदी के बरामद किया है और तस्कर भी गिरफ्तार किया, उसके साथ मोटरसाइकिल भी थी। मोहाना थाना पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी, जबकि वह मुखबिर की सूचना पर वह ककरहवा के सलहतापुर के पास से एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से लगभग 3 किलो 881 ग्राम की चांदी बरामद हुई, जिसकी कीमत 2,75,000 रुपये बताई जा रही है। मोहाना पुलिस को उस समय सफलता मिली जबकि मुखबिर की सूचना पे वो ककरहवा पहुंचती है सलाहता गांव में, तो वहां उसे पता चला कि एक व्यक्ति जो है बॉर्डर क्रॉस करने वाला है। उसे गिरफ्तार कर देखा तो उसके पास से पूछताछ से पता चला कि उसके पास 3 किलो 881 ग्राम चांदी बरामद हुआ। उसे बरामद कर कस्टम के सुपुर्द कर दिया। आगे की कार्रवाई में कस्टम के लोग जुट गए हैं। ये मामला सिद्धार्थनगर जिले का है, जो कि मोहाना पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया, उसके पास से 3 किलो 881 ग्राम चांदी बरामद किया। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।